दोस्तों, सिक्किम के एक छोटे से गांव युक्सम से 20-22 साल का ये लड़का जब बॉलीवुड में आया तो उसके मन में कई सवाल थे कि उसे अपने डिफरेंट लुक्स की वजह से बॉलीवुड में अपनाया जाएगा या नहीं। एक्टिंग क्लासेस के दौरान और फिर बॉलीवुड में स्ट्रगल करते हुए जब उसे अपनी छोटी आंखों और यूनिक नाम के चलते कई मौक़ों पर चिढ़ाया गया तो उसे अपनी सफलता पर शक होना लाजमी था। पर उसने हार नहीं मानी और सही मौके का इंतज़ार किया और फाइनली जब उसे एक बड़े निर्माता ने साइन किया तो उसने हीरो के बजाय विलेन का रोल चुनकर सबको हैरान कर दिया। सबको उसकी समझदारी पर शक होने लगा, पर उसने अपनी पहली हिट फिल्म में ज़ोरदार परफॉर्मेंस देकर सबको गलत साबित कर दिया और इसके बाद आई फिल्मों जैसे चोर मचाए शोर, 36 घंटे, फकीरा, बुलंदी, अग्निपथ, हम, सनम बेवफा और रोबोट से उसने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर के तौर पर अपनी मजबूत और अमिट पहचान बनाई है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम के एक छोटे से गांव से आया ये लड़का था शेरिंग फिनसो डेंजोंगपा, जिन्हें आज हम मशहूर एक्टर डैनी डेंजोंगपा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज बॉलीवुड बायोग्राफीज में हम हिंदी सिनेमा के बेहतरीन एक्टर और दमदार विलेन डैनी डेंजोंगपा के फिल्मी सफर पर नजर डालेंगे। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। डैनी डेंजोंगपा का जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम के युक्सोम विलेज में एक नेपाली भाषी भूटिया परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नैनीताल से पूरी की और उसके बाद 1964 में दार्जिलिंग से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। एक इंटरव्यू में डैनी बताते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई के बाद वो इंडियन आर्मी में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्हें एनसीसी में बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिल चुका था और उस वक्त की रिपब्लिक परेड में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका आर्मी में जाने का सपना ही रह गया। डैनी बताते हैं कि मिड 60s में इंडो चाइना वार के दौरान हमारे गांव के शहीद सोल्जर्स की बॉडीज़ हमारे गांव आने लगी तो मेरी मां बेचैन हो गई और उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं आर्मी में जाने की अपनी ज़िद छोड़ दूं और इसके चलते उन्होंने आर्मी में जाने का विचार त्याग दिया। क्योंकि डैनी को गाने का शौक था और बांसुरी भी अच्छी बजाते थे तो म्यूज़िक सीखने के लिए उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII में एक्टिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि म्यूज़िक उस वक्त FTII में एक्टिंग कोर्स का ही हिस्सा था, इसलिए उन्हें एक्टिंग कोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ा। FTII में एडमिशन के बाद भी डैनी का सफ़र आसान नहीं रहा और अपने नाम और लुक्स के चलते उन्हें कई बार गोरखा, कांचा और चीनी जैसे तंज सुनने को मिले। इनफैक्ट इन सब बातों के चलते उन्होंने अपने रूम से निकलना ही बंद कर दिया था। ऐसे में जया बच्चन, जो उस जमाने में FTII पुणे में डैनी की क्लासमेट थी, उन्होंने डैनी की काफ़ी मदद की। एक इंटरव्यू में डैनी बताते हैं कि जया FTII में मेरी क्लासमेट थी। ओरिएंटेशन डे पर न्यू कमर्स को सीनियर्स को अपना परिचय देना होता है। जब मैंने अपना नाम शेरिंग फिनसो डेंजोंगपा बताया तो वे समझ नहीं पाए और मुझसे बार बार कहने लगे कि फिर से बोलो। मेरा नाम एक मजाक बन गया और मेरे क्लासमेट मुझे परेशान करने के लिए मेरे नाम का मजाक बनाते हुए मुझे चिढ़ाने लगे। इन सब से बचने के लिए जया ने सुझाव दिया कि मुझे कोई सिंपल नाम रखना चाहिए जो बुलाने में आसान हो और फिर जया ने मेरा नाम डैनी रख दिया। जया बच्चन का जिक्र करते हुए डैनी कहते हैं कि एज अ पर्सन जया बहुत ऑनेस्ट हैं और हर काम को सही तरीके से करती हैं, तो कई मायनों में जया मेरे जैसी हैं। जब वह FTII में न्यूकमर थी तब भी वह किसी फ्रेंड का बचाव करने के लिए दौड़ पड़ती थी। एक बार एक पार्टी में एक फिल्म निर्माता ने हमारे क्लासमेट रोमेश शर्मा का मजाक उड़ाया तो जया ने फिल्म निर्माता को आड़े हाथों लिया। जया की तारीफ में डैनी कहते हैं कि वो कद में छोटी हो सकती हैं, लेकिन वो एक बंगाल टाइग्रेस हैं। एज ए स्ट्रगलर हिंदी सिनेमा में डैनी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और अपने लुक्स के चलते उन्हें FTII की ही तरह तानों और फप्तियों का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट एक बार जब वो नामचीन फिल्म मेकर के बंगले पर फिल्म में रोल मांगने गए तो इस फिल्म मेकर ने डैनी का मजाक उड़ाते हुए उन्हें गार्ड की नौकरी ऑफर की, क्योंकि उस फिल्म मेकर के बंगले पर ज़्यादातर गार्ड्स सिक्किम और नेपाल से थे। डैनी से अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उसी वक्त एक फैसला लिया। उन्होंने उस प्रोड्यूसर के घर के बगल में एक खाली ज़मीन देखी और मन ही मन कसम खाई कि जब वह अमीर हो जाएंगे तो उस ज़मीन पर अपना बंगला बनाएंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया डैनी एक बहुत पॉपुलर और हाईली पेड एक्टर बन गए, लेकिन वो कभी भी अपने गोल को नहीं भूले। उन्होंने यह इंश्योर करने के लिए कदम उठाए कि जिस ज़मीन के लिए उन्होंने सपने देखे हैं उस ज़मीन पर कोई और कब्जा न कर ले। और फाइनली उन्होंने उस ज़मीन के लिए जितनी भी रकम मांगी गई थी उसकी पेमेंट की और वहाँ अपना एक आलीशान बंगला डिजोंगरीला बनाया। ये जाने माने फिल्म मेकर थे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मोहन कुमार।
प्रोड्यूसर मोहन कुमार का बंगला तो मुंबई के जुहू में नहीं है, पर डैनी डेंजोंगपा का बंगला डिजोंग्रीला आज भी जुहू के सबसे शानदार बंगलों में से एक है। डैनी कहते हैं कि अपने अनकन्वेंशनल लुक के कारण उनके लिए फिल्मों में काम पाना आसान नहीं था। 70 के दशक में जेमिनी और एवीएम जैसे बड़े बैनर फैमिली ड्रामा बनाते थे, जिसमें कि मैं फिट नहीं होता था। मुझे बताया गया कि मैं ना तो पिता जैसा दिखता हूँ और न ही भाई जैसा, तो मुझे केवल नौकर या बाहरी व्यक्ति का ही किरदार मिल सकता है। डैनी ने पहली बार B.R. इशारा की फिल्म जरूरत से बॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू किया। इसके बाद गुलजार की फिल्म मेरे अपने में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला, जिसमें उन्होंने कठपुतली रखने वाले एक बेरोजगार युवक की छोटी सी भूमिका निभाई। वो कहते हैं कि इस रोल को स्वीकार करने का एक कारण यह भी था कि इस फिल्म में उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस मीना कुमारी थी। मीना कुमारी मुझसे कहती थी कि तू मेरा असली बच्चा है, क्योंकि तुम्हारी नाक बिल्कुल मेरे जैसी है। एक इंटरव्यू में डैनी बताते हैं कि जब वो FTII में थे तो एक बार मशहूर फिल्म मेकर B.R. चोपड़ा इंस्टीट्यूट में जज बनकर आए और उन्होंने एक प्ले में डैनी की परफॉर्मेंस देखकर उन्हें कहा कि तुम एक डिफरेंट टाइप के एक्टर हो और जब तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाए तो मुंबई में मुझसे आकर मिलना, मैं तुम्हें अपनी फिल्म में रोल दूंगा। पर जब डैनी मुंबई पहुंचे तो B.R. चोपड़ा एक फैमिली ड्रामा फिल्म दास्तान बना रहे थे, जिसमें डैनी के लायक कोई रोल नहीं था। लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपनी अगली फिल्म धुंध में डैनी को एक रोल ऑफर किया और ये रोल डैनी को कैसे मिला, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। B.R. चोपड़ा अपनी फिल्म धुंध में डैनी को एक पॉजिटिव रोल देना चाहते थे, जो कि एक इंस्पेक्टर का रोल था, पर डैनी ने फिल्म की कहानी सुनकर B.R. चोपड़ा से रिक्वेस्ट की कि उन्हें इंस्पेक्टर के बजाय फिल्म में विलेन का रोल दिया जाए। यह सुनकर मिस्टर चोपड़ा ने डैनी को समझाया कि विलेन का रोल काफी छोटा है और उसके 2-4 सीन ही हैं। इसके अलावा तुम काफी यंग हो और एक टीनेजर की तरह लगते हो, जबकि फिल्म का विलेन एक शादीशुदा अपाहिज आदमी है जो कि एक मैच्योर कैरेक्टर है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि विलेन के रोल के लिए वो पहले ही अमिताभ बच्चन को सेलेक्ट कर चुके हैं। यह सुनकर डैनी निराश हो गए, क्योंकि उन्हें नेगेटिव कैरेक्टर वाला रोल ज़्यादा कन्विंसिंग लगा था। इत्तेफाक से अमिताभ की फिल्म आनंद सुपरहिट हो गई और वो स्टार बन गए, तो उन्होंने धुंध में नेगेटिव रोल प्ले करने से मना कर दिया। डैनी को जब ये खबर पता चली तो वे फिर से इस रोल के लिए B.R. चोपड़ा के पास गए, पर उन्हें बताया गया कि इस नेगेटिव रोल के लिए इस बार शत्रुघ्न सिन्हा को चुन लिया गया है। डैनी फिर से निराश हो गए, पर जल्दी ही B.R. चोपड़ा ने शत्रुघ्न सिन्हा के लेट आने की आदत के चलते उन्हें भी इस फिल्म से ड्रॉप कर दिया। डैनी एक बार फिर किस्मत आजमाने B.R. चोपड़ा के पास पहुंचे और उनसे कहा कि आपने मुझे ब्रेक देने का वायदा किया था और अगर आप मुझे ब्रेक देना चाहते हैं तो इस फिल्म में नेगेटिव रोल के लिए मेरा स्क्रीन टेस्ट ले लीजिए। आखिर डैनी की जिद के आगे B.R. चोपड़ा को झुकना पड़ा और स्क्रीन टेस्ट में दाढ़ी लगाकर वो इस नेगेटिव रोल में फिट बैठ गए। रिलीज के बाद धुंध फिल्म सुपरहिट हो गई और इस फिल्म में डैनी की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई। साथ ही ये अफवाह भी फैल गई कि ये सिक्किम का लड़का है जिसे हिंदी बोलनी नहीं आती और फिल्म में इसकी आवाज डब की गई है। ये अफवाह सुनकर B.R. चोपड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबको बुलाकर बताया कि धुंध फिल्म में डैनी की खुद की आवाज है और इस फिल्म में प्लेट फेंकने का जो पॉपुलर सीन है वो भी डैनी की ही जिद पर इस फिल्म में रखा गया है। इस फिल्म के बाद डैनी को एक एक्टर के रूप में पहचान मिली और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और चोर मचाए शोर, कालीचरण, काला सोना, फकीरा और लैला मजनू जैसी हिट फिल्में देकर इंडस्ट्री में अपना खास मुकाम बना लिया। कम ही लोग जानते हैं कि ऑल टाइम ग्रेट फिल्म शोले में गब्बर सिंह का रोल पहले डैनी डेंजोंगपा को ऑफर हुआ था, पर डैनी के मना करने पर यह रोल अमजद खान ने निभाया और गब्बर सिंह के किरदार को अमर कर दिया। एक इंटरव्यू में डैनी बताते हैं कि मैंने फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा साइन कर ली थी और शूटिंग के लिए अफगानिस्तान रवाना होने वाला था, पर शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी जी को भी वही डेट चाहिए थी जब मेरी अफगानिस्तान में शूटिंग थी, लेकिन फिरोज भाई ने मुझे पहले साइन किया था, पहले पेमेंट की थी और मुझसे डेट भी पहले ही ले ली थी, इसलिए मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकता था। हालांकि मैं गब्बर का किरदार निभाना चाहता था। यहाँ तक कि इस बारे में दोनों फिल्म मेकर्स रमेश सिप्पी और फिरोज खान के बीच हुई मीटिंग से भी इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सका। लेकिन डैनी कहते हैं कि मुझे ये रोल नहीं निभा पाने का पछतावा नहीं है। इस फिल्म से इंडस्ट्री को न केवल अमजद खान जैसा ग्रेट एक्टर मिला, बल्कि इससे मुझे भी फायदा हुआ। उस दौर में हीरो को लगभग 12 लाख रुपए मिलते थे, जबकि अमजद ने 11 लाख रुपए लेना शुरू कर दिया था। अमजद खान के बाद मैं टॉप विलेंस और कैरेक्टर एक्टर्स की लिस्ट में था, इसलिए मुझे भी पेमेंट बढ़ने का फायदा हुआ। कुल मिलाकर शोले के बाद कैरेक्टर आर्टिस्ट का रुतबा बढ़ गया। डैनी की बच्चन परिवार के साथ पुरानी दोस्ती है।
पर फिर भी वो पूरे 18 साल तक अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से इनकार करते रहे। इस बारे में पूछे जाने पर डैनी बताते हैं कि मैं खुद को अमित जी के साथ काम करने से रोकता रहा। मैंने सोचा कि ये बहुत बड़ा एक्टर है जिसे सबसे अच्छे रोल्स मिलते हैं। अगर मैं उसके साथ एक ही फ्रेम में आऊँगा तो कोई भी मुझे नोटिस नहीं करेगा। अगर फिल्म हिट होती है तो सारा क्रेडिट उन्हें जाएगा, लेकिन अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो नए एक्टर यानी मुझे ब्लेम किया जाएगा। डैनी कहते हैं कि फिल्म मेकर मनमोहन देसाई ने मुझे अमिताभ बच्चन के साथ मर्द और कुली समेत कुल 4 फिल्में ऑफर की थी, पर मैं हर बार मना कर देता था। वो कहते हैं कि एक बार मैं फिल्म सिटी में था जहां मनमोहन देसाई भी शूटिंग कर रहे थे। वह घुटनों के बल बैठ गए और सबके सामने मुझे चिढ़ाते हुए बोले, सर प्लीज़ मेरे लिए एक फिल्म बनाओ। मैंने मजाक में जवाब दिया, सोचेंगे। लेकिन शायद डैनी की किस्मत में अमिताभ बच्चन के साथ काम करना लिखा हुआ था, इसलिए जब उन्हें अमिताभ के अगेंस्ट दमदार रोल ऑफर हुए तो उन्होंने 90 के दशक में अमिताभ के साथ अग्निपथ, हम और खुदा गवाह जैसी पॉपुलर फिल्मों में काम किया। डैनी 70s की मशहूर एक्ट्रेस परवीन बॉबी से अफेयर को लेकर भी चर्चा में रहे। इस बारे में जिक्र करते हुए एक इंटरव्यू में वो बताते हैं, मैं और परवीन 4 साल साथ थे, हमने अच्छा समय बिताया, लेकिन बाद में हम एक अच्छे नोट पर अलग हो गए, पर दोस्त बने रहे। परवीन ने बाद में कबीर बेदी और महेश भट्ट को डेट किया और डैनी के साथ उसी कॉलोनी कालूमल एस्टेट में रही। ब्रेकअप के बाद भी दोनों अच्छे दोस्त थे, पर एक घटना ने इस दोस्ती को हमेशा के लिए तोड़ दिया। डैनी ने एक हैरतअंगेज खुलासा करते हुए बताया कि परवीन ने उनसे रिश्ता क्यों तोड़ दिया। वो कहते हैं कि एक दिन परवीन ने एक इंटरव्यू पढ़ा जिसमें अमित जी ने मेंशन किया था कि मैं उनका अच्छा दोस्त हूँ, बस इतना ही हुआ। जब मैं अगली बार परवीन से मिलने गया तो उसने की होल से मुझे देखा और मुझे उसका एजेंट यानी अमिताभ का एजेंट कहकर डोर ओपन करने से मना कर दिया। कहा जाता है कि परवीन पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी और उनके मन में अमिताभ समेत कई मशहूर हस्तियों को लेकर एक अजीब डर पैदा हो गया था। डैनी बताते हैं कि बाद के दिनों में वह मुझसे भी डरने लगी थी। परवीन बाबी के अलावा डैनी 80s की एक्ट्रेस किम यशपाल और किमी काटकर से अफेयर को लेकर भी चर्चा में रहे, पर फाइनली वो 1990 में सिक्किम की प्रिंसेस गावा से शादी करके सेटल हो गए। कम ही लोग जानते हैं कि डैनी एक उम्दा एक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छे गायक भी हैं और उन्होंने कई हिंदी और नेपाली फिल्मों में गीत भी गाए हैं। हिंदी फिल्मों में वो एज अ प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे लेजेंडरी सिंगर्स के साथ गीत गा चुके हैं। एज अ प्लेबैक सिंगर उनकी प्रतिभा को पहचानने और उन्हें पहली बार गाने का मौका देने का श्रेय म्यूजिक मैस्ट्रो सचिन देव बर्मन को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले डैनी को 1972 में आई फिल्म ये गुलिस्ता हमारा में गाने का मौका दिया। इसके बाद आर.डी. बर्मन ने भी डैनी को कुछ चुनिंदा फिल्मों में गाने का मौका दिया। 1975 में आई फिल्म काला सोना में उनका गाया गीत सुन सुन कसम से काफ़ी पॉपुलर हुआ था। उनकी आवाज़ और गायन की शैली 70s के गायक शैलेंद्र सिंह से काफ़ी मिलती जुलती है। डैनी ने कई नेपाली फिल्म्स में भी गीत गाए हैं जो काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। 1970s में गाए उनके नेपाली गीत जैसे चीसो चीसो हवामा और मन को कुरालाई बांधी आज भी काफ़ी पॉपुलर हैं। डैनी एक सिंगर के रूप में नेपाल, दार्जिलिंग, सिक्किम और आसाम में काफ़ी पॉपुलर हैं। एक डायरेक्टर के रूप में डैनी ने 1980s में आई हॉरर सस्पेंस फिल्म फिर वही रात का डायरेक्शन भी किया है। इस फिल्म के हीरो राजेश खन्ना थे और इस फिल्म में उस वक्त उनकी गर्लफ्रेंड रही किम यशपाल ने डेब्यू किया था। डैनी डेंजोंगपा के बारे में ये बात मशहूर रही है कि वो एक विलेन के किरदार को भी पूरी ईमानदारी और शिद्दत से पर्दे पर उतारते हैं और उसे एक अलग अंदाज के साथ पेश करते हैं। चाहे वो अग्निपथ का विलेन कांचा चीना हो, हम मूवी का बख्तावर, घातक का कात्या या रोबोट फिल्म का प्रोफेसर बोरा, उन्होंने हर किरदार को दमदार तरीके से पेश किया है जो सिने दर्शकों के जहन में आज भी ताज़ा है। नॉर्थ ईस्ट से होने के बावजूद हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में उनकी पकड़ ने सबको प्रभावित किया है। बॉलीवुड में अपने 5 दशक के लंबे करियर में 1971 से लेकर अब तक उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में काम किया है। हिंदी के अलावा डैनी ने गिनी चुनी बंगाली, नेपाली, इंग्लिश और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनकी सबसे पॉपुलर फिल्म है 7 Years in Tibet, जिसमें वो हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट के साथ नजर आए थे। एज अ विलेन उनकी कुछ पॉपुलर फिल्में हैं धुन, 36 घंटे, बंदिश, जियो और जीने दो, प्यार झुकता नहीं, आंधी तूफान, अग्निपथ, हम, घातक, क्रांतिवीर, इंडियन और तमिल मूवी एंथीरन जो हिंदी में रोबोट के नाम से रिलीज हुई। कुछ पॉपुलर फिल्में जिनमें उन्होंने पॉजिटिव रोल निभाया है ये हैं चोर मचाए शोर,
फकीरा, कालीचरण, देवता, बुलंदी, अधिकार, आग ही आग, चाइना गेट, फ्रोजन, नाम शबाना, बाइस्कोप वाला और बेबी इत्यादि। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म है 2022 में आई फिल्म ऊंचाई, जिसमें वो अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी और अनुपम खेर के साथ नजर आए थे। डैनी डेंजोंगपा ने नेपाली फिल्म सैनो की कहानी लिखी और फिर इसमें एक्टिंग भी की। उन्होंने इस नेपाली फिल्म के हिंदी रीमेक बंधु में भी काम किया, जो 1992 में रिलीज हुई। फिर इसी नेपाली फिल्म सैनो की कहानी को डैनी ने दूरदर्शन के लिए बनाए गए टीवी सीरियल अजनबी में इस्तेमाल किया और ये टीवी सीरियल उस दौर में काफ़ी हिट हुआ था। डैनी डेंजोंगपा का जन्म सिक्किम की एक मंक फैमिली में हुआ है। उनके पिता सिक्किम की मोनेस्ट्री में हेड मंक थे। डैनी ने सिक्किम की राजकुमारी गावा से शादी की है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा रिंजिंग और बेटी पेमा। डैनी के बेटे रिंजिंग 2021 में आई एक्शन थ्रिलर फिल्म स्क्वाड में नजर आ चुके हैं। हॉबीज और इंटरेस्ट की बात करें तो डैनी को घुड़सवारी, सिंगिंग, पेंटिंग, राइटिंग और स्कल्पचर का भी शौक है। कम ही लोग जानते हैं कि एक ग्रेट एक्टर होने के साथ साथ डैनी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। डैनी ने 1987 में साउथ सिक्किम में अपने गांव युक्सम के नाम पर अपनी बियर कंपनी युक्सोम ब्रुअरीज की शुरुआत की थी। 2005 में उन्होंने ओडिशा में डेंजोंग ब्रुअरीज के साथ अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। 4 साल बाद डैनी ने असम की राइनो एजेंसीज को भी खरीद लिया था। ये तीनों ब्रुअरीज मिलकर युक्सोम को भारत की तीसरी सबसे बड़ी बियर कंपनी बनाते हैं। डेंसबर्ग और हीमैन 9000 जैसे लोकप्रिय ब्रांड इसी कंपनी के हैं। युक्सम ब्रुअरीज नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी में हर साल 100 करोड़ रुपए का योगदान करती है। इसने 250 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। अपने एक्टिंग के प्रोफेशन और बियर के बिजनेस को बुद्धिज्म की कसौटी पर तोलते हुए वो मजाक में खुद पर तंज कसते हुए कहते हैं, मैं एक्टिंग करता हूँ जो भ्रम पैदा करती है और इस तरह मैं लोगों को धोखा दे रहा हूँ और फिर अपनी बियर कंपनी के द्वारा मैं उन्हें और अधिक नशा दे रहा हूँ। इस तरह एक बुद्धिस्ट के रूप में मैं असफल रहा हूँ। 2003 में डैनी को भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा डैनी फिल्म सनम बेवफा और खुदा गवाह के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुके हैं। डैनी अभी भी फिल्मों में एक्टिव हैं और बकौल उनके अब वो एक ही तरह के रोल एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि सिर्फ ऐसी स्क्रिप्ट ही सेलेक्ट करते हैं जिसमें कोई डिफरेंट और चैलेंजिंग रोल होता है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में वो हमें लीक से हटकर उन चैलेंजिंग रोल्स में भी नजर आएंगे जिन्हें वो हमेशा से निभाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस पॉजिटिव नोट पर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।